अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2023 फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं टोटल आप लोगों को 65 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिसमें से इंशाल्लाह 130 to 140 मार्क्स का पेपर आ जाएगा फ़िज़िक्स का। आप लोग बाद में इसको चेक भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 2022 पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा था। और इसके अलावा मैं कुछ 10 से 15 मोस्ट और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा उन बच्चों के लिए जिनको फ़िज़िक्स में 50 to 100 मार्क्स चाहिए, 50 से 100 मार्क्स जिनको चाहिए, उनके लिए भी हम लोग कुछ बताएंगे वीडियो में। तो चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और टोटल जब तक हमारे पूरे 28 चैप्टर्स होंगे तब तक हमारे 65 टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 28 चैप्टर्स 65 टॉपिक्स। जो लोग तेलंगाना के हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, फिज़िकल वर्ल्ड और लास्ट वाला चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, वो दो टॉपिक इसमें नीट के अंदर नहीं है, तो इसीलिए 28 चैप्टर्स बोल रहा हूँ मैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। 2019 से पहले ये चैप्टर में से कोई ख़ास क्वेश्चंस आते नहीं थे, मगर 2019 के बाद से ये चैप्टर में से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे। तो इस साल भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2023 में भी 2023 में भी कि 2 से 3 क्वेश्चन आए। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2020 में तो क्या क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ ये पूछा था कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या है बोल के। 2021 में भी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, और 2022 में भी एक डायमेंशनल फार्मूला देके पूछा था कि डायमेंशनल फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है बोल के। तो इसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस में एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन सा मालूम आपको? उन्हें देता है कि भाई साहब मान लो कि वेलोसिटी, प्रेशर और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बोल के ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अपन ऐसा कुछ करते होंगे, आपको याद होगा शायद। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लिया अपन, डेंसिटी ले लिए, प्रेशर ले लिया, उसके ऊपर एक्स वाई जेड डालते, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम डालते। इस तरह से अपन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते, या फिर डायरेक्टली अपन ऑप्शंस को देख के भी चेक कर सकते अपन। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, या तो डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला पूछता जैसा हमने 2020 में पूछा था, या फिर इस तरह के क्वेश्चन देता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरर्स का, एरर्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एरर्स में जो टॉपिक आता 2020 और 21 में तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, बट शायद उसको पूछना चाहिए हो। इस तरह का क्वेश्चन आता, देखिए कि P इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ तो भी आता, a² b² वेयर द परसेंटेज एरर इन A इज़ 1%, B के अंदर कितना है परसेंटेज एरर 2% है, C के अंदर कितना है बोल तो 3% है, D के अंदर कितना है बोल तो 4% है। अगर सबके अंदर इतना परसेंटेज एरर है तो आप बोलो P के अंदर कितना परसेंटेज एरर है। इस तरह का एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन बनता था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मिलेगा आपको, 2017 में शायद नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, सेम यही पैटर्न के ऊपर। तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं पूछा, तो इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है कि एरर्स के अंदर से इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक तो आपका क्वेश्चन बन सकता स्क्रू गेज के ऊपर, एक आपका क्वेश्चन बन सकता स्क्रू गेज के अलावा एक क्वेश्चन बन सकता आपका वर्नियर कैलिपर के ऊपर। अगर आपको मालूम है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये दोनों के ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता वो आता लीस्ट काउंट के ऊपर। तो आपको मालूम है शायद कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, उसका फार्मूला कुछ इस तरह का होगा कि पिच बाई टोटल CSD बोल के, पिच बाई टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का फार्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD बोल के, वेयर VSD इज वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना जी। तो इस तरह के दो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं किसमें भाई साहब, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। या फिर उन्हें पूछ सकता है कि टोटल रीडिंग क्या आती है बोल के। तो टोटल रीडिंग का फार्मूला क्या है आपको मालूम है शायद, MSR प्लस VSR इंटू L.C, है ना, LC बोलते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट बोल के, है ना। या फिर इसके साथ में जीरो एरर को ऐड कर सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट से इंशाल्लाह इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट में वैसे तो बहुत सारे अलग और भी टॉपिक्स है, जैसा सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हम लोग इसको यहाँ पर नहीं लिखे, तो कभी कभी क्वेश्चन आता सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो इस साल 2022 में भी एक क्वेश्चन आ गया था सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा उसको, मैं ये समझ रहा हूँ कि डायमेंशन एनालिसिस और फिर एरर्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका अच्छे से होना चाहिए। अगर ये अच्छे से हो जाएगा तो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट से इंशाल्लाह, अगर वो लोग 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह जैसा अभी पूछे वो लोग 2 से 3 पूछेंगे, और तीसरा वाला अगर अलग टॉपिक से आज भी जाएगा तो 2 क्वेश्चन तो आपके इन 2 टॉपिक्स में से किसी में रहेंगे इंशाल्लाह। अगला चैप्टर है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन।
मैकेनिक्स पूरे का पूरा इसी पे बेस्ड है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। जैसा आपको मालूम है इक्वेशंस ऑफ मोशन एक तो है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी बोल के, और एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एक इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं पढ़ाते वक्त में बोला था शायद कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 5 कैरेक्टर्स रहते हैं। कौन से? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। और गौर करके देखो आप लोग कि पहली वाली इक्वेशन में कौन नहीं है? डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दूसरी वाली इक्वेशन में टाइम नहीं है। तीसरी वाली इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, ना तो डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करना चाहिए। आपको टाइम से कुछ भी लेना देना नहीं है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करना चाहिए। आपको वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करना चाहिए। और एक इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है s इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। ये वाले इक्वेशन से अपन 0 से लेके t सेकेंड तक होने वाला डिस्प्लेसमेंट निकालते, और ये वाली इक्वेशन से अपन लोग n-1 से लेके n तक होने वाला डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। मतलब कोई 1 सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन का सबसे अच्छा एप्लीकेशन हमको दिखता मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी 2 टाइप का है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी 2 टाइप का है। एक तो है आपका फ्री फॉल, कि आप खाली कोई ऑब्जेक्ट को क्या करें भाई साहब, फ्रीली फॉल कर दिए, ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। तो फ्रीली फॉल करे तो अपन ये क्वेश्चन पूछता अपने को ने कि h हाइट से अगर अपन एक ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे तो उन्हें नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता, और नीचे जब उन्हें पहुंचता था उसकी वेलोसिटी कितनी होती। इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ मैं। या वर्टिकल मोशन रहता हमारा, है ना, या तो फ्री फॉल बोलिए आप लोग, या तो वर्टिकल मोशन बोलिए। कि वर्टिकल मोशन कैसा होता है साहब, कि अपन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे और ऐसा ऊपर फेंक दिए, तो जब इन्हें ऊपर पहुँचेगा, अपने क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी देता उन्हें, कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, 30 मीटर पर सेकेंड कुछ भी स्पीड से फेंक रहा हूँ, तो ऊपर पहुंचने के लिए उन्हें कितना टाइम लेता, या फिर कितने हाइट तक उन्हें ऊपर पहुंचता। इस तरह के छोटे छोटे सवाल आते। मोशन अंडर ग्रेविटी में भी फ्री फॉल और वर्टिकल प्रोजेक्शन के अलावा और एक क्वेश्चन भी रहता, वो रहता आपका गैलीलियो ऑड लॉ वाला। गैलीलियो ऑड लॉ बहुत ही आसान। स्पेलिंग गए होंगे मेरे, जाने दो, हमेशा का रोना है। जो बच्चे मेरे को पहचानते हैं उनको मालूम है स्पेलिंग का मसला है अपना, है ना। तो गैलीलियो ऑड लॉ ये बोलता कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको फ्रीली फॉल कर रहे हैं अपन लोग, अगर उन्हें टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में एस डिस्प्लेसमेंट करा, तो फिर से टी टाइम में, उसी टी टाइम में उन्हें इस बार जो डिस्प्लेसमेंट करता वो रहता 3s। और इतना ज़्यादा कई को करा क्योंकि ग्रेविटी उसके ऊपर ज़्यादा एक्ट कर रही, एक्सेलरेशन बढ़ जाता, इसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट 3s हो जाता। नेक्स्ट क्या रहता वो तो 5s। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। इस तरह का क्वेश्चन आता। ठीक है, तो ये गैलीलियो ऑड लॉ है। आप गौर से देखिए, नीट 2022 में ये चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आया था ग्राफ से और एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट गैलीलियो ऑड लॉ से। ठीक है, तो ऑड लॉ के क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं। और अगर आप देखोगे ग्राफ के क्वेश्चन, तो ग्राफ 3 टाइप के आपको दिख जाते हैं। एक दिखता आपको ए वर्सेस टी वाला ग्राफ, है ना। एक ग्राफ आपको दिख जाता वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला ग्राफ, और एक ग्राफ आपको मिल जाता डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। तो मैं लास्ट टाइम जब पढ़ा रहा था तो एक्सप्लेन करा था इसको कि एस टी वाला ग्राफ एक इस तरह का हमको दिखता जब बॉडी रेस्ट में रहती, इस तरह का दिखता जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती, इस तरह का एक ग्राफ आता हमको जब बॉडी क्या बोलते हैं भाई साहब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ ऊपर मूव करते रहती है। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, स्लोप बढ़ते रहता है उसका। इस तरह का एक ग्राफ बताया था मैं आप लोगों को, है ना। और एक इस तरह का ग्राफ बताया था जहाँ पर उल्टा कटोरा बोला था मैं, इसको एक्सेलरेशन नेगेटिव बोल के बोले थे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ आते। तो लाइन को देखने से ज़्यादा, ग्राफ के पिक्चर को देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि एक्सिस पे कौन है। अब ये वाला ग्राफ डाल के बोला था मैं रेस्ट पे बोल के, अब यूं डाल के फिर मरता रेस्ट बोल सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि इस बार क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बन सकते बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान रहते। एक मरतबा अगर आप पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाता। तीसरा टॉपिक है ये वाले, इस तरह के क्वेश्चन आते। किस तरह के क्वेश्चन आते कि आपको उन्हें ये दे देता है कि डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एक फंक्शन दे देता उन्हें। कैसा देता भाई साहब, x² + 2x + 3 बोल के कुछ भी देता, सॉरी टाइम के फॉर्म में देता उन्हें, t² + 2t + 3 बोल के कुछ भी डिस्प्लेसमेंट देता। अब क्वेश्चन ये पूछता उन्हें कि भाई साहब 3rd सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी रहती, या व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट t = 2 सेकेंड्स। इस तरह से देता उन्हें, तो डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है अपने को। अच्छा, एक्सेलरेशन का और एक फार्मूला बन सकता है, कौन सा बन सकता है, एक्सेलरेशन = v × dv/dx। अपन ये वाला फार्मूला कब यूज करना है एक्सेलरेशन का, जब वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन दिया, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ
टाइम दिया उन्हें, जैसा वेलोसिटी इक्वल टू उन्हें क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया उन्हें 2t² + 4t बोल के दिया, तब इसको यूज़ करो। या फिर अगर वेलोसिटी को उन्हें ऐसा दिया, वेलोसिटी इक्वल टू उन्हें कैसा दिया भाई साहब 2x + 3 टाइप का दिया, वेलोसिटी को अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, वेलोसिटी को अगर टाइम का फंक्शन दिया तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यही फार्मूला बेस्ड एवरेज वेलोसिटी वाला, अगर आपको मालूम है तो एवरेज वेलोसिटी का वैसे तो जनरल फार्मूला ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम है, मगर इसके दो अच्छे फार्मूले बनते हैं। एक बनता है ऐसा V एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 + v2, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन बोल के, है ना। और ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं अपन लोग, जब क्या चीज़ सेम हो भाई साहब, जब क्या चीज़ सेम हो, जब डिस्प्लेसमेंट सेम हो। क्या सेम हो, डिस्प्लेसमेंट सेम हो, मतलब हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अगर उन्हें v1 वेलोसिटी से करा, नेक्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट अगर उन्हें v2 वेलोसिटी से करा, तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहता, बोल तो 2v1 v2 बाई v1 + v2 रहता। और अगर इस तरह का भी एक फार्मूला बन सकता हमारा V एवरेज का, कब बन सकता है, जब क्या हो भाई साहब टाइम कांस्टेंट हो, तो फार्मूला बन जाता है हमारा v1 + v2 बाई 2 टाइप का। इसको बना अर्थमेटिक मीन बोलते, और इसको बन कब यूज़ करते, जब क्या चीज़ सेम हो भाई साहब, टाइम सेम हो, टाइम सेम हो, है ना। अगर उन्होंने बोला कि 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी v1 थी, है ना, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक, फिर 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी v2 थी, अब आप बोलो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, बोल तो v1 + v2 बाई 2 डालते हैं अपन लोग, है ना। एक मैं इसको लॉन्ग वाला फॉर्म भी बताया था, अगर 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं थे कि उन्हें 3 डिस्प्लेसमेंट दिया, तब अपन कैसा करते बोल तो बताया था शायद में, कि अगर उन्हें 3 दिया तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर 3 लिखना है और नीचे 1/v1 + 1/v2 + 1/v3, और अगर n टाइम्स दिया तो n/1/v1 + 1/v2 + 1/v3 इस तरह से डालना है। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं किसके ऊपर भाई साहब, इक्वेशंस ऑफ इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, एक तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्वेश्चन आ सकता है जो कि मैं यहाँ पर लिखा, मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वेशंस ऑफ मोशन की एक अच्छा एग्जांपल है, और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं अपन गैलीलियो ऑड लॉ। तो ये चेन है, अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आ गया तो खुद ब खुद आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ जाता, अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ गया तो खुद ब खुद आपको गैलीलियो ऑड लॉ भी समझ में आ जाता, मतलब आसानी हो जाती है आपके लिए। खुद ब खुद बोल तो खुद ही समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करना पड़ता। अगर ग्राफ देख लिया आप लोग, अगर आपको एक ग्राफ समझ में आ गया तो पूरे ग्राफ समझ में आ जाते। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मैं ये भी बता दिया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फॉर्मूले कैसा पूछता बोल के। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ वेक्टर बोल के। मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ वेक्टर का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता, मतलब इसी के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर एक आपके लिए आ सकता पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन, और दूसरा पॉलीगन लॉ, देखिए पॉलीगन लॉ, वो इन दोनों पे क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसा लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछता था उन्हें, कैसा पूछता था भैया, मॉड ऑफ a बार प्लस b बार है इक्वल टू मॉड a बार प्लस मॉड b बार। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन a एंड b बोल के, a और b के बीच में एंगल क्या रहता। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते थे पैरेललोग्राम के ऊपर, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर। और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है पॉलीगन लॉ के ऊपर। पॉलीगन लॉ तो बहुत सिंपल है, अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तीसरा वेक्टर ऐसा है, चौथा वेक्टर ऐसा है, तो पांचवा वेक्टर दिखने में कैसा रहता, तो पांचवा वेक्टर दिखने में कैसा रहता बोलते, इसकी क्लोजिंग साइड जैसी रहती है ना, वैसा रहता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन, है ना जी भाई साहब। ये पॉलीगन को क्लोज करने के वास्ते जब हम क्लोजिंग साइड ड्रॉ करते हैं, वो साइड जैसी भी रहती है, वो रिजल्टेंट वेक्टर रहता है किसका, ये वेक्टर ए बी सी डी का रिजल्टेंट वेक्टर कौन कैसा है बोल तो ऐसा रहता। हाँ, अपन इसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम कर सकते, खाली अपन ये वेक्टर को उतार के बता सकते। और अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया उन्हें एग्जाम में कि यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर है, पूरा क्लोज्ड है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस 3 वेक्टर्स बोल तो रिजल्टेंट क्या है, 0। क्यों, क्योंकि कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो आपको मालूम है शायद पैरेललोग्राम का आंसर क्या आता है, रिजल्टेंट का आंसर रहता r² इक्वल टू, आपको याद होगा शायद, a² + b² + 2ab cos θ, है ना, a² + b² + 2ab cos θ। तो यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन में अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें, एक और बन सकता है, कौन सा जी भैया, वो आपका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो, लिख देंगे, थोड़ा सा स्लो है अपन, हाँ, स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो, इन दोनों को अच्छा देख कर जाइए, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर पूरा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर।
और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता हुआ पूरा चैप्टर है कौन सा भैया, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आगे जाके अपन उसके बारे में और बोलने वाले थे, बट फिर भी एक बार अच्छे से देख लेना अपन लोग। आप लोगों को मालूम है शायद स्केलर प्रोडक्ट में ए बार डॉट बी बार इक्वल टू आता मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना, और ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू आता मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है। तो मैं बेसिक फार्मूले डाल दिया। इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट कैसा निकालना, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है या नॉर्मल है एक दूसरे के साथ, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो रहता। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो रहता। तो इस तरह के छोटे मोटे बातें अपन लोग देख लेना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ वेक्टर ये बहुत अच्छा है। अगर आप ये दो कर लोगे तो आपका इनडायरेक्टली ये चैप्टर में और ये चैप्टर में भी सहूलत होगी आपको। जैसा अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीख लोगे तो आपको टॉर्क निकालना समझ में आता। आपको मालूम है शायद कि टॉर्क इक्वल टू रहता आर बार क्रॉस एफ बार बोल के, है ना। तो अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालने आ गया तो टॉर्क के क्वेश्चन आसानी से बन जाते। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालने आ गया तो वर्क का फार्मूला है ना, W इक्वल टू W पे बाढ़ ज़्यादा था, W इज इक्वल्स टू एफ बार डॉट एस बार टाइप का, है ना। तो अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट आ गया तो वर्क एनर्जी पावर में सहूलत होती, वेक्टर प्रोडक्ट आ गया तो आप लोगों को रोटेशनल मोशन में सहूलत होती। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन ये चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अपन स्टार मार्क डाल देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि नीट 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही है। नीट 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होना चाहिए वो तो मैं आपको लास्ट टाइम याद दिलाया था शायद, कि एक बॉक्स ही पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझाया था। कौन सा बॉक्स, वो आपको सिखाया था शायद हम लोग, कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस डालना है, यहाँ पर एक वाई एक्सिस डालना है ना जी। इस तरह से यहाँ पर चीज़ें लिखना है अपने को। क्या चीज़ें लिखना है कि इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितनी रहती बोल तो यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस कितनी रहती बोल तो यू साइन थीटा। क्या एक्स एक्सिस में कोई फोर्स रहती, नहीं। क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन रहता, नहीं, है ना। क्या वाई एक्सिस में कोई फोर्स रहती, हाँ रहती, कितनी रहती -mg। क्या वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन रहता, हाँ बिल्कुल रहता, वो कितना रहता -g। इस तरह से मैं आपको पूरा टेबल डाल के बताया था। इसके अलावा आप लोगों को मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम पीरियड का फार्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको समझाया था शायद कि ABCD के हिसाब से इसको अरेंज करना चाहिए। H पहले आता, R बाद में आता, T बाद में आता। उसके बाद यहाँ पर बोला था शायद मैं कि यहाँ पर UY लिखिए और यहाँ पर UY लिखिए और बीच में क्या लिखना है भैया, UX और UY दो भी लिखना है। उसके बाद क्या करना है, सबके साथ बाई जी और बाई जी डालना है। क्योंकि ये दोनों बड़े हैं तो इनके साथ इनटू में 2 आता, इन्हें छोटा है तो सीधा डिवीजन में 2 आता। मगर मैं बोला था शायद कि छोटा जो है लाड़ का रहता तो उसके ऊपर क्या आता, स्क्वायर आता। तो फार्मूला क्या बन जाता, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और ये फार्मूला क्या बन जाता, 2u, या फिर डायरेक्टली बोल दो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और यहाँ पर फार्मूला बन जाता 2u साइन थीटा बाई जी। इसके अलावा आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद होनी चाहिए। मतलब अपन जिसको फेंकते हैं ना उसको प्रोजेक्टाइल बोलते, और जो उन्हें रास्ता बनाता है उसको अपन ट्रैजेक्टरी बोलते। तो जो प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन अपने को याद होनी चाहिए। वो जो उन्हें पैराबोलिक बात बनाता वो इक्वेशन रहती y इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा अपन कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर आ जाता 1 माइनस एक्स बाई आर बोल के, 1 माइनस एक्स बाई आर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। एक मरतबा अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाता है कि इस पर सवाल कैसा बनता बोल के। नेक्स्ट हमारा 8th और 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ मोशन से है। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में 2 केसेस बहुत अच्छे बनते। एक बन सकता आपका वो गन बुलेट सिस्टम और दूसरा बन सकता आपका बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला जो क्वेश्चन रहता वो तो आपको मालूम है शायद, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। कि बॉम्ब रहता पहले रुका हुआ है, जब उन्हें ब्लास्ट होता तो उसके 3 टुकड़े होते हैं ना। तो M1 मास कहीं तो इधर चले आता, M2 मास कहीं तो इसके परपेंडिकुलर जाता। तो क्वेश्चन ने पूछा कि थर्ड वाला मास जब जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से जाएगा, या फिर वेलोसिटी देके उन्हें थर्ड वाले मास का मास पूछ लेता उन्हें, है ना। या तो उन्हें पूछता वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, या तो पूछता उन्हें मास ऑफ द थर्ड पार्ट, या तो पूछता उन्हें मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्ट। तो अपन निकालते कैसा बोलते हो, P3 विल बी इक्वल टू √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, है ना। मोमेंटम है ना, एक मोमेंटम इधर है एक मोमेंटम उधर है, तो दोनों का जो वेक्टर सम रहता उसके अपोजिट जाना चाहिए। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम को भी क्या होना चाहिए भाई साहब, 0 होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम को 0 मतलब
P3 बार शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ P1 बार प्लस P2 बार। तो इस तरह से अपन लोग बॉम्ब एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस करते थे अपन लोग, है ना। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो नहीं, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसको मैं थर्ड टॉपिक बोल के लिख दिया, तुम बोल रहता रॉकेट प्रोपल्शन का, है ना। रॉकेट वाले क्वेश्चंस रहते बहुत आसान। तो फोर्स विल बी इक्वल टू V इंटू dm/dt बोल के रहता है ना, जहाँ पर ये dm/dt मास ऑफ द इजेक्टेड गैस रहता है, वेलोसिटी रिलेटिव भी ले सकते हैं अपन लोग। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रॉकेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, इम्पल्स के ऊपर दो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इम्पल्स में एक क्वेश्चन है वॉल बॉल सिस्टम, है ना, वॉल बॉल सिस्टम। तो अपन करते क्या भाई साहब, कुछ नहीं, एक दीवार के ऊपर क्या करते हैं अपन, एक बॉल को मारते यूं करके, है ना। तो फिर ये बॉल जब इधर जाता तो अपन पूछते हैं कि ये पूरे प्रोसेस में बॉल के ऊपर कितना इम्पल्स लगाया बोल के। तो अपन पढ़े थे होंगे ऐसा कि इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम बोल के, है ना जी। इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। बट इस बात का ख्याल रखो कि एंगल किधर से दे रहा हूँ, एंगल ये वाला दे रहा या ये वाला दे रहा, इसके हिसाब से अपने को आंसर आता। या एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता, ये किसके ऊपर है, या इम्पल्स के ऊपर कौन सा क्वेश्चन बन सकता कि उन्हें फोर्स और टाइम दे देता अपने को। क्या क्या देता उन्हें, फोर्स और टाइम दे देता, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे देता अपने को। ग्राफ दे के ये पूछता भाई साहब, ऐसा पूछते हुए ग्राफ दे देता उन्हें, और ग्राफ दे के ये पूछता है कि भैया ये वाले ग्राफ को देख के बोलो कि कितना मोमेंटम में चेंज आया। तो मोमेंटम का जो चेंज रहता वो किसके इक्वल रहता, इम्पल्स के इक्वल रहता। और इम्पल्स किसके इक्वल रहता बोल तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ, area of this ft graph, area of ft graph will give you what, impulse, and impulse will be equal to what, change in momentum। तो इनडायरेक्टली अपने को एरिया मालूम करना है ग्राफ का। बस इस बात का ख्याल रखो कि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो ऊपर वाला एरिया है उसको पॉजिटिव लेना है और नीचे वाला जो एरिया है उसको नेगेटिव लेना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस दिखते भी ये वाले टाइप के, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FBD और फ्रिक्शन। फ्री बॉडी डायग्राम और फ्रिक्शन के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और आप गौर करके देखो कि 2022 में भी उन्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे पूछा क्वेश्चन, वो बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप का। 2021 में भी उन्हें बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप का क्वेश्चन पूछा। मतलब 2 साल से फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको FBD या फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहिए। जैसा FBD के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता कि यहाँ पर अपन एक पुली से ना एक मास को लटका दिए। ये क्वेश्चन 2019 या फिर 2020 में कभी आया था ये भी क्वेश्चन। तो क्या आता है इसका आंसर, आपको लोग हम पढ़ाए थे होंगे कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ऐसा कुछ पढ़ाया था हमें, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास बोल के, ऐसा कुछ शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाया था। और टेंशन इक्वल टू बोला था शायद मैं कि फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास बाई टोटल मास बोल के, इस तरह की एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था मैं, जिससे अपन ज़्यादातर पुली वाले क्वेश्चंस यानी कि एटवर्ड मशीन वाले क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर ले रहे थे। फ्रिक्शन में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स रखे हुआ रहता, ठीक है, तो इस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा, इस तरह का क्वेश्चन आता। आप लोगों को मालूम है फ्रिक्शन 3 टाइप का रहता, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन, है ना जी। और स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस तरह के फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए इस बार ऐसा अंदाज़ा है कि नीट 2023 में फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से उन्हें फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 10th 11th और 12th टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से। तो वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता आप लोगों का वो हो सकता है आपका वर्क और पावर के ऊपर। वर्क के ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वर्क का एक बहुत आसान सा फार्मूला है F(s cos थीटा वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन F and S। वर्क कब पॉजिटिव होता, कब नेगेटिव होता, कब जीरो होता, वो हम लोग देख ले सकते हैं। इसके अलावा वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जब फोर्स वेरिएबल है। तो फोर्स अगर वेरिएबल है तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F बार डॉट dr बार बोल के, है ना, F बार डॉट dr बार। कब यूज़ करते हैं अपन लोग, जब आपका फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, जब फोर्स की वैल्यू चेंज होते जा रही, ठीक है, तब अपन इसको यूज़ करते हैं अपन लोग। इसके अलावा वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, W इज इक्वल्स टू F बार डॉट S बार डाल के अपन आंसर निकाल सकते हैं वर्क का। तो इस तरह से, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर उन्हें ग्राफ दिया तो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गिव यू व्हाट, वर्क डन अगेन, है ना जी भैया। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं वर्क के ऊपर। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका पावर के ऊपर, ठीक है।
तो पावर का भी बेसिक फार्मूला आपको मालूम है कि पावर इज़ नथिंग बट वर्क बाय टाइम, है ना। यही वर्क बाय टाइम को हम लोग एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस, एनर्जी बाय टाइम। और अपन इसी पावर को अपन लिख सकते फोर्स इनटू वेलोसिटी बोल के। या पावर का असल फार्मूला तो ऐसा बोला जाता कि इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी बोल के, ठीक है। तो इस तरह से पावर के ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीट 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा था और 2 के 2 क्वेश्चन पावर के ऊपर थे। एक में पावर को फाइंड करना था, एक में पावर दे के उसको एनर्जी के फॉर्म में उन्हें पूछा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे वो। इसके अलावा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। जैसे आपको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मगर असल में ये वर्क डन W नहीं रहता, ये वर्क डन असल में रहता टोटल वर्क डन, कोई सिंगल वर्क नहीं होता, वो टोटल वर्क डन। मतलब वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ये सब मिला लिए तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मगर मान लो, अच्छा देखो इधर, कि मान लो कि कोई ऐसा केस है जिसके ऊपर, कोई ऐसा केस है जिसमें ना तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जिसका वर्क स्टोर नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन। तो ऐसा कोई केस है जिसमें फ्रिक्शन भी नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, ना तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि कंजर्वेटिव, अपन ऐसा पढ़े थे अपन वहाँ कि कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को अपन लिख सकते माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल उधर जाके क्या होता, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, 0 इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी 0 होना चाहिए, मतलब फाइनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको बोलते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है। उसके बाद अपन जैसा यहाँ पर देखिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन वाला पार्ट है या उससे डेराइव हुआ, वैसे एक और टॉपिक बन सकता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ पढ़ाया था मैं कि एक तागा है, उसके साथ अपन एक बॉल को लगा दिया और बॉल को गोल गोल घुमा रहे। तो बॉल को जब गोल गोल घुमाओगे तो यहाँ पर टेंशन क्या रहता, यहाँ टेंशन क्या रहता है ना जी भैया, यहाँ पर टेंशन क्या रहता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितना रहना कि उन्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेना। तो आप लोगों को सिखाया था, मैं डायरेक्ट भी कराया था। इसका यहाँ पर जो है आंसर आता √5gr बोल के, यहाँ पर √5gr आता, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आती है अंदर √3gr और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आती है √gr। और अगर आप टेंशन की बात करोगे तो यहाँ पर आता 6 mg, यहाँ पर आ जाता 4 mg, यहाँ पर आ जाता 2 mg। मगर मैं जैसा बोला था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब क्वेश्चन दिए तो अच्छे से देखो कि उन्हें क्या दे रहा, कि स्ट्रिंग से घुमा रहा उन्हें या फिर कोई एक रॉड से घुमा रहा। हाँ मान तो मैं कि वो रॉड लाइट रॉड रहती, मतलब मासलेस रॉड रहती, बट अगर वो रॉड है तो उसको सपोर्ट मिल जाता। अगर सपोर्ट मिल गया, तागा नहीं है, सपोर्ट है, वो खुद एक रॉड है, तो सपोर्ट मिल गया तो उसको यहाँ पर वेलोसिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली तुम यहाँ तक पहुँचा दो, उन्हें खुद ब खुद इधर मुड़ जाता। समझ में आ रहा। अगर तागा रहा तो ढीला पड़ के गिर जाता, मगर रॉड रहा तो घूम ही जाता ना उधर। तो यहाँ पर अगर रॉड वाला केस रहा तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती। तो इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर √gr थी ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर अपन 5 3 1 करें, यहाँ पर 0 बोल तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, एक कम करना पड़ता है। एक कम बोल तो क्या होता है √3gr जाए, क्या होता है √2gr, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है √4gr। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ये क्वेश्चन आता, ऐसे चाहता व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि विथ व्हाट वेलोसिटी इट शुड इंटर इनटू द वर्टिकल सर्कल, है ना जी भैया, कितनी वेलोसिटी से उसको वर्टिकल सर्कल में इंटर होना चाहिए। तो √5gr तो भी आता, √4gr तो भी आता, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, है ना जी भैया। अगर उन्हें कार वार बोला तो मतलब समझ जाओ कि कार वार बोल रहा मतलब उसको सपोर्ट नहीं है तो उसके आंसर ये आते कार वार के लिए, कार के लिए, स्टोन के लिए। तो फिर ये आंसर कब आता सर, ये आंसर आता आपका एक लाइट रॉड के लिए एटसेट्रा, ये वाले केसेस में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन वाला पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाता वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक और टॉपिक है वो है आपका कोलिजन्स। आप लोगों ने इसको इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़े भी थे होंगे कि कोलिजन का जो कोलिजन के जो आंसर बनते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाया था। कोलिजन के आंसर 2 चीज़ों से बन जाते हैं। एक तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब चाहे इलास्टिक कोलिजन रहने दो या इन इलास्टिक, चाहे 1D कोलिजन रहने दो या 2D कोलिजन, पक्की बात है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो रहता चलता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं रहती। और दूसरा रहता आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट लगा के अपन कौन सा भी आंसर निकाल सकते कोलिजन का, चाहे 1D होने दो, 2D होने दो, ऑब्लिक रहने दो या कौन सा भी रहने दो। एक मरतबा आप ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाता।